Hello students, this is Mohit Kumar. I am working as PGT Geography in Kendriya Vidyalaya number 1 Pathankot. In today's class, we are going to start class 11th Geography, that is Fundamental of Physical Geography. In this class, we will understand our first topic, that is Geography as a discipline. So let's start. Here are some learning outcomes. After this class, you will be able to answer some questions related to what, where and why. आप ये भी बता पाएंगे कि ज्योग्राफी का अदर जो साइंसेस हैं उससे क्या रिलेशन है, और जो भी अर्थ पर चेंजेस हुए हैं ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, वो किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और किस तरह से वो ज्योग्राफी को इम्पेक्ट डालते हैं। तो ये सभी स्टडी हम कर पाएंगे और इसके बारे में आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं ज्योग्राफी एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। तो देखिए, अभी तक जो है आप सेकेंडरी क्लासेस में ज्योग्राफी को आपने एक सोशल साइंस की ब्रांच के रूप में पढ़ा है, जिसमें आपने जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इस तरह के सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं एज अ सोशल साइंस। बट यहाँ पर आप जो है ज्योग्राफी को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे, और जिसके अंदर हम जो है फिज़िकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़, इनका एक इंटरेक्टिव रिलेशनशिप की स्टडी करेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो अभी यहाँ पर आ जाता है वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी। जैसे कि हमने आउटकम्स में देखा कि आप इस क्लास के बाद बता पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे जो कि वर्ड, वेयर एंड वाई से रिलेटेड रहेंगे। तो देखिए, एक पहला ही क्वेश्चन आता है कि हमें क्यों पढ़नी चाहिए ज्योग्राफी। देखिए, हम लोग जो है अर्थ सरफेस पे रहते हैं, और अर्थ से कहीं ना कहीं हमारा जो है, हम अर्थ की जो सराउंडिंग्स हैं, जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है, उससे हम किसी न किसी तरह से अफेक्ट होते हैं। चूँकि ज्योग्राफी जो है एक स्टडी है अर्थ की, तो इसीलिए हमें उसके बारे में पढ़ना चाहिए, और ये हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। टू नो अबाउट द चेंजेस टेकन प्लेस थ्रू आउट द जियोलॉजिकल टाइम, जो भी अर्थ के ऊपर जितने भी चेंजेस हुए हैं उनकी स्टडी अगर हमें करनी है, उनके बारे में अगर हम जानना है, तो भी हमें ज्योग्राफी की स्टडी करनी होगी। और जितनी भी रिसेंट टेक्निक्स हैं, GIS है, GPS है, यानी कि जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, कंप्यूटर कार्टोग्राफी है, इनकी अगर हमें नॉलेज लेनी है, इनके बारे में अगर हमें समझना है, इनका ज्योग्राफी में क्या रोल है, तो भी हमें ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं व्हाट इज़ ज्योग्राफी। जैसे कि हमने अभी पहले डिस्कस किया कि इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में हम क्या देखते हैं ज्योग्राफी के अंदर, हम नेचुरल और फिज़िकल एनवायरनमेंट के साथ कल्चरल एनवायरनमेंट यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इंटरेक्टिव रिलेशनशिप देखते हैं। तो यही यहाँ पर हम बात करेंगे कि द अर्थ कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एंड कल्चरल फीचर्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। This difference help to understand the relation between physical and cultural environment. तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस होते हैं फिज़िकल और कल्चरल एनवायरनमेंट में, और यही हमें मोटिवेट करते हैं कि हम उनके बारे में समझें, ऐसा है तो क्यों है। अगर कोई फ़िज़िकल और कल्चरल एनवायरनमेंट में किसी टाइप का कोई रिलेशनशिप है, कोई इंटरेक्टिव रिलेशनशिप है, तो उसकी स्टडी हम करते हैं ज्योग्राफी के अंदर। अब देखिए, यहाँ पे एक पोइट्री के रूप में दिया हुआ है, फिज़िकल फीचर प्रोवाइड द स्टेज। तो फिज़िकल जो फीचर्स हैं उन्होंने हमें एक स्टेज प्रोवाइड की है, एंड ह्यूमन सोसाइटी एनेक्टेड द ड्रामा टू डेवलप देयर स्किल्स एंड टूल्स एंड देन मॉडिफाइड द नेचर। तो देखिए, जैसे फिज़िकल जो एनवायरनमेंट है उसने कहीं ना कहीं एक स्टेज प्रोवाइड की है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक स्टेज प्रोवाइड की है, हमारे पास लैंड सरफेस है। तो लैंड जो सरफेस है वो हमारे पास एक फ़िज़िकल एनवायरनमेंट की दी हुई एक स्टेज है, जिसके ऊपर हमने बड़े बड़े होटल्स बनाए हैं, हमने फार्मिंग की है, माइनिंग की है, रेल नेटवर्क बनाया है, रोड नेटवर्क बनाया है। तो ये सब क्या है, ये एक फ़िज़िकल एनवायरनमेंट की स्टेज के ऊपर ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि जो हमने जो एनेक्ट किया है ड्रामा, उसको दिखाता है। तो एक कहीं ना कहीं एक रिलेशन को दिखाता है फिज़िकल और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, फिज़िकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, ह्यूमन सोसाइटीज़ का। तो एक अगर सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। तो एक सिंपल वर्ड में अगर देखें तो ज्योग्राफी क्या है, एक डिस्क्रिप्शन है अर्थ का। आगे देखते हैं। अब बात करें कि ये ज्योग्राफी जो है, सबसे पहले टर्म कहाँ से आई, ये टर्म आया कहाँ से। तो ये टर्म जो है
इरेटोस्थेनिस एक ग्रीक स्कॉलर हैं, इन्होंने जो है 276 to 194 BC में दिया था। तो उन्होंने ही ये सबसे पहले ज्योग्राफी जो वर्ड है उसको कॉइन किया था। अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो एंड ग्राफोस, जहाँ पे जियो का मीनिंग है अर्थ एंड ग्राफोस का मीनिंग है डिस्क्रिप्शन। अगर टुगेदर हम इनको देखें तो ये क्या हो जाता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सिंपल वर्ड में क्या है, ज्योग्राफी इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। अब एक और जो है डेफिनेशन ज्योग्राफी में ज्योग्राफी को दी गई है, जो कि है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज द अबॉर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखिए, जैसे हम लोग जो हैं अर्थ पर रहते हैं और उसको अर्थ हमारा घर के समान है, हमारा अर्थ हमारे घर है, इसलिए कुछ जोग्राफर्स ने इसको इस तरह से भी डिफ़ाइन किया है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज द अबॉर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स। यानी कि ज्योग्राफी क्या है, एक डिस्क्रिप्शन है किसका, अर्थ का, मानव के घर के रूप में। अबॉर्ड क्या होता है, घर के रूप में, तो मानव के घर के रूप में, ह्यूमन बींग के घर के रूप में अध्ययन है अर्थ का। चलिए आगे देखते हैं ज्योग्राफी इन रिलेशन टू अदर साइंसेज। तो ज्योग्राफी का अदर साइंसेज से क्या रिलेशन है। देखिए, ज्योग्राफी क्या है, एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, यानी कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट से स्टडी जो है मैटर लिया गया है, डाटा डराइव किया गया है और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन ज्योग्राफी के अंदर किया गया और फिर हम उसकी स्टडी करते हैं। तो इसी तरह से मैनी साइंसेज डेवलप टू डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ सच एज जियोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशनोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी, मेटीरियोलॉजी, कल्चर फीचर ऑफ द अर्थ सच एज इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी। तो ये बहुत सारी जो नेचुरल एंड सोशल साइंसेज हैं जहाँ से हमने डाटा जो है डेराइव किया है और उसको इंटीग्रेट किया है और उसका हमारे जो है सब्जेक्ट में हमारे लिए उसका बहुत इंपॉर्टेंस भी है। लेकिन जो है यहाँ पर केवल ऐसे नहीं है कि हमारा अंदर जो है सब कुछ उन्हीं से लिया है, कुछ अलग नहीं है। अगर हम हमारे सब्जेक्ट मैटर की बात करें या फिर हमारी जो है मेथडोलॉजी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इनसे डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ये हमारे से बहुत जो है सेम टाइम इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द अदर डिसिप्लिन। तो अदर डिसिप्लिन से कहीं ना कहीं ज्योग्राफी जो है वो क्लोजली रिलेटेड है। देखिए, अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी, जैसे हम इसी बुक की बात करते हैं, तो अब इसी बुक में आप 4 नेचुरल साइंसेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट जो है आपके 7 चैप्टर जो रहेंगे वो आपके जो आपकी जियोमॉर्फोलॉजी है उससे रिलेटेड रहेंगे। सेकंड जो है आपके 8, 9, 10 जो चैप्टर होगा आपका वो आपका जो है 11, 12 तक जो है आपका चैप्टर जो रहेगा वो क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड रहेगा। फिर आप जो है 13, 14 तक जो है आप जो है ओशनोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे 12, 13, 14 के अंदर, और 15, 16 चैप्टर में आप जो है बायोज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये आपका नेचुरल साइंस का आपने देखा किस तरह से हमने जो है जियोलॉजी का यूज़ हमने जियोमॉर्फोलॉजी में किया है, मेटीरियोलॉजी से हमने क्लाइमेटोलॉजी लिया है, इसी तरह से हमने जो है आपका हाइड्रोलॉजी से हमने ओशनोग्राफी लिया है, और आपका जो है बॉटनी एंड जूलॉजी से हमने बायोज्योग्राफी और इकोलॉजी से हमने बायोज्योग्राफी लिया है। तो ये सब क्या है, हमारा एक इंटीग्रेशन है, अदर साइंसेस से हमारा रिलेशन है। तो इसकी भी बात हम करते हैं ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ, देखिए ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी एक स्टडी है एरियल डिफरेंशिएशन की, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की, ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप की, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशियल इंटीग्रेशन की। तो देखिए ज्योग्राफी में टाइम के अकॉर्डिंग जो है ये जो एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इनकी स्टडी होती रही है। कभी एरियल डिफरेंशिएशन को स्टडी की जाती थी, फिर बाद में इसके बाद आने वाले टाइम में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की बात की जाने लगी, फिर ह्यूमन नेचर की जो रिलेशनशिप की बात हो गई, या फिर स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल इंटीग्रेशन की बात हो गई। तो ये स्टडी होती रही है ज्योग्राफी के अंदर। बात करते हैं हम एरियल डिफरेंशिएशन की। तो एरियल डिफरेंशिएशन जनरली सिर्फ इसी की बात करता है कि जो हमारा जो नेचुरल और कल्चरल फीचर है उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं अमंग द फिजिकल एंड कल्चरल फीचर ऑन द अर्थ सरफेस, इट इज़ कॉल्ड एरियल डिफरेंशिएशन। यानी कि जो है एरियल डिफरेंशिएशन जो है सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी की बात करता है कि क्या सिमिलैरिटी और क्या डिसिमिलैरिटी है, मतलब क्या वेरिएशन है ओवर द स्पेस, इसी की स्टडी करता है एरियल डिफरेंशिएशन, क्या डिफरेंसेस हैं। आगे बात करें कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में, तो जिस तरह से एरियल डिफरेंशिएशन बात करता था जो सिमिलैरिटी एंड डिविसिट सिमिलैरिटी की, वहीं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बात करता है कि जो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी हैं वो है तो है क्यों, तो उसका कॉज क्या है, उसका कारण क्या है। तो कॉज इफेक्ट की बात जो है यहाँ पर की जाती है हमारे जो है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में। ज्योग्राफी डू नॉट स्टडी ओनली द वेरिएशन इन द फिनोमिना ओवर द अर्थ सरफेस बट ऑल्सो स्टडी द एसोसिएशन, यानी कि एसोसिएशन की बात करता है कि
जो आपने बताया कि ये सिमिलैरिटी है या ये डिसिमिलैरिटी है, तो इसका क्या एसोसिएशन है, ये क्यों है ऐसा, सिमिलैरिटी क्यों है, डिसिमिलैरिटी क्यों है। तो इसका एग्जांपल यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न से दिया गया है कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है हमारे अर्थ पर वो डिफरेंट है। तो अलग अलग जगह पर कहीं पर वीट कल्टीवेशन होता है, कहीं पर टी कल्टीवेशन होता है, तो अलग अलग जगह पर डिफरेंस है। तो इसका कारण क्या है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इस चीज़ की बात करता है कि भाई कहीं पर वीट हो रहा है कल्टीवेशन, कहीं पर टी कल्टीवेशन हो रहा है, तो कारण क्या है, क्यों हो रहा है, जिसकी बात मैं लास्ट टॉपिक में करूँगा, इसकी एक अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा उसको। ए जोग्राफर एक्सप्लेन द फिनोमिना इन ए फ्रेम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप डज नॉट हेल्प इंटरप्रिटेशन बट ऑल्सो फोरसी द फिनोमिना इन फ्यूचर। ये जो फिनोमिना है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हमें आज के बारे में नहीं बता रहा है, लेकिन हम इससे कहीं ना कहीं हम फ्यूचर के बारे में भी पता लगा सकते हैं कि आने वाले समय में और क्या सिचुएशन हो सकती है। तो ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी में एक स्टडी के रूप में। तो आगे देखते हैं हम ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप। तो देखिए एक ह्यूमन और नेचर का जो रिलेशनशिप है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी के अंदर, क्योंकि ये कभी भी स्टैटिक नहीं रहा है। ह्यूमन नेचर का रिलेशनशिप हमेशा डायनामिक रहा है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रही है और आप कह सकते हैं कि वो डायनामिक रही है, जबकि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो वो भी अनटायरिंग और एवर एक्टिव रहा है। तो इसी का एक रिलेशनशिप होता है ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप, इसकी भी स्टडी हम ज्योग्राफी के अंदर करते हैं। तो जैसे यहाँ पे बताया गया कि जो फिजिकल एंड ह्यूमन का जो रिलेशनशिप है वो स्टैटिक नहीं है, नॉट स्टैटिक बट हाईली डायनामिक। दे चेंज ओवर टाइम एज अ रिजल्ट द इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन द एवर चेंजिंग अर्थ। जो अर्थ है वो हमेशा बदलती रहती है, उसमें हमेशा बदलाव होता रहता है। एंड अनटायरिंग एंड एवर एक्टिव ह्यूमन बींग, और जो अनटायरिंग और एवर एक्टिव ह्यूमन बींग है उसका एक रिलेशनशिप है। तो देखिए इसमें आप रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो इसको अगर हम समझने की कोशिश करें एग्जांपल के साथ, तो देखिए एक टाइम था जब एंशिएंट टाइम था, है ना। जो एंशिएंट टाइम था उस समय पर क्या था कि जो ह्यूमन था और एनवायरनमेंट था उसके बीच का जो रिलेशन था वो इस तरह का था कि ह्यूमन जो था कहीं ना कहीं डिपेंड था एनवायरनमेंट के ऊपर। जो एंशिएंट मैन था उसके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो पूरी तरह से डिपेंड रहता था फिज़िकल एनवायरनमेंट में। वो जो है गुफाओं में रहता था, गैदरिंग करता था, कंदमूल फ्रूट्स जो है जो भी फॉरेस्ट से मिलता था वो खाता था, वहीं रहता था। तो इस तरह से वो पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड था एनवायरनमेंट से। तो एक वो रिलेशनशिप था। दूसरा अगर हम बात करें एक और रिलेशनशिप आता है जिसे हम कहते हैं कि जिसके अंदर ह्यूमन ने अपनी टेक्नोलॉजी के बल पर जो है बहुत कुछ अचीव किया है, अपने इम्प्रिंट्स जो है वो नेचर पर छोड़े हैं। तो एक वो रिलेशनशिप है। तो इस तरह से रिलेशनशिप जो है ह्यूमन और नेचर का वो चेंज होता रहता है, वो डायनामिक है। एक समय पर एंशिएंट मैन था जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय पर जो है ह्यूमन जो था डिपेंड था कहीं ना कहीं। अब जो है जो दूसरा टाइम जो है जिसमें हम बात करते हैं कि मानव ने जो है बहुत कुछ करके दिखाया है, उसने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, अपनी एडवांसमेंट किया है, इनोवेशन किया है, और जो है कहीं ना कहीं नेचर के ऊपर अपने इम्प्रिंट छोड़े हैं। तो जैसे यहाँ पर बताया गया कि जो ये जो स्टेज, इसको हम अलग अलग स्टेजेस में बांटते हैं। जैसे ये क्या होती है, स्टेज ऑफ नेसेसिटी, यानी कि एक आवश्यकता की स्टेज होती है, यानी कि जहाँ पर सिर्फ आवश्यकता है। उस समय पर जब एंशिएंट टाइम में वो स्टेज ऑफ नेसेसिटी की स्टेज थी, जो कि पूरी तरह से एनवायरनमेंट पर डिपेंड था, इसको हम नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन भी कहते हैं। तो वो पूरी तरह से उस पर डिपेंड था। लेकिन बाद में क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, स्टेज ऑफ फ्रीडम आई, स्टेज ऑफ पॉसिबिलिज्म आया, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर आया। इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लास 12th में, जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ आप ये समझ लीजिए कि ज्योग्राफी के अंदर हम ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, जो कि हमेशा डायनामिक रही है, जो कि हमेशा चेंज होती रही है और आने वाले समय में आगे भी चेंज होती रहेगी। तो इस तरह से यहाँ पर एक देखो एक जो है इलस्ट्रेट किया गया है इसको एक डायलॉग के थ्रू। यू क्रिएटेड द सॉइल, आई क्रिएटेड द कप, यू क्रिएटेड द नाइट, आई क्रिएटेड द लैम्प, यू क्रिएटेड द वाइल्डनेस, हिली टेरेन, डेजर्ट, आई क्रिएटेड द फ्लावर बेड्स एंड गार्डन। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से यू मीन्स नेचर से है कि नेचर ने जो है सॉइल बनाई, आई क्रिएटेड कप, मैंने कप बनाया, यानी कि ह्यूमन ने कप बनाया। यू क्रिएटेड द नाइट, आई क्रिएटेड द लैम्प, आपने जो है नाइट बनाई, मैंने लैम्प बनाया। यू क्रिएटेड वाइल्डरनेस, हिली टेरेन्स एंड डेजर्ट्स, आई क्रिएटेड फ्लावर बेड्स एंड गार्डन्स, आपने जो है वाइल्डरनेस, हिली टेरेन बनाया, डेजर्ट बनाया, आई क्रिएटेड फ्लावर बेड्स, मैंने गार्डन बनाए, फ्लावर बेड्स बनाए। तो इस तरह से ये स्टडी करता है ज्योग्राफी के अंदर ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप की। इसी तरह से एक और एस्पेक्ट आता है यहाँ पर, जो कि है स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशल इंटीग्रेशन। देखिए आज के टाइम पर एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ था, लेकिन आज जो है जहाँ पर इतने सारे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बढ़ गया है, कम्युनिकेशन नेटवर्क बढ़ गया है, तो एक तरह से अपने आप ही जो है चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई हैं और इंटीग्रेट हो गई हैं। तो इसलिए इसकी भी स्टडी जो है ज्योग्राफी के अंदर करते हैं। द स्पेस गॉट ऑर्गेनाइज विद द हेल्प ऑफ
the means of transportation and communication network, the links and nodes, settlement of all types, इंटीग्रेटेड द स्पेस ग्रेजुअली एंड इट गॉट ऑर्गेनाइज्ड। तो किस तरह से जो है ये लिंक्स होते हैं, जो लिंक्स होते हैं और नोड्स होते हैं, है ना, ये इंटीग्रेट हुए और इस तरह से स्पेस क्या हो गया, पूरी तरह से ग्रेजुअली ऑर्गेनाइज हो गया। जो नोड्स होते हैं, जैसे कोई भी एक सेटलमेंट हो सकती है, ये होते हैं नोड्स। जैसे मान लीजिए ये आगरा सिटी है, ये यहाँ पर वाराणसी है, तो ये क्या है, ये नोड्स हैं दो, और इसका अगर हम मिला देंगे तो ये लिंक हैं। तो इस तरह से इन नोड्स और लिंक ने जो क्या किया है, पूरा ऑर्गेनाइज कर दिया है। और इन्हीं की स्टडी हम जो है सोशल साइंस डिसिप्लिन में करते हैं, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशल इंटीग्रेशन। तो ये भी ज्योग्राफी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है जिसके हम स्टडी करते हैं ज्योग्राफी के अंदर। तो हमारा लास्ट टॉपिक आता है द 3 सेट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू ज्योग्राफी। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 11th क्लास के एग्जाम में कंसिस्टेंट आता ही रहता है क्वेश्चन। तो व्हाट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, वेयर एंड वाई, ये 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, तीनों के बारे में हम बात करेंगे, व्हाट, वेयर एंड वाई। तो व्हाट से क्या मतलब है, व्हाट से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको एरियल डिफरेंशिएशन, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप और जो है आपको इन दोनों को डिटेल में एग्जाम्पल के साथ में समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको पूरी तरह समझ। व्हाट यहाँ पर जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स। तो व्हाट यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन से है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है कि किस तरह से नेचुरल कल्चर फीचर्स जो हैं उसमें सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी मिलती है। तो व्हाट का क्वेश्चन होगा ये। जैसे अगर मैं बात करूँ, असम में जो है टी कल्टीवेशन होता है और पंजाब में जो है वीट कल्टीवेशन होता है, ठीक है। तो ये जो है एक क्या है, यहाँ पर टी कल्टीवेशन और वीट कल्टीवेशन, यहाँ पर कहीं ना कहीं फिजिकल एनवायरनमेंट और कल्चर का जो है आइडेंटिफाई किया हमने एक पैटर्न को, जो कि ये है। दूसरा है वेयर। वेयर इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन। वेयर किससे रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एंड कल्चर ह्यूमन कल्चर फीचर। तो ये वेयर का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये टी कल्टीवेशन हो रहा है, कहीं पर वीट कल्टीवेशन हो रहा है, तो ये कहाँ हो रहा है, हमने बात की कि ये कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है हमारा असम में और ये हो रहा है हमारा पंजाब में। तो ये वेयर का आंसर हो गया। तो ये व्हाट और वेयर सिर्फ ये बताते हैं कि क्या तो मुद्दा क्या है, मतलब आप बात करें तो हम क्या मेन बात क्या है, आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या मेन रिलेशनशिप है, क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिसिमिलैरिटी है। वेयर में हम बात करते हैं कि उस सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी कहाँ कहाँ पर है, तो वेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। लेकिन ये दोनों ही जो पॉइंट है ना, व्हाट एंड वेयर, ये दोनों की दोनों अप्रोच जो है कहीं ना कहीं कॉलोनियल पीरियड में जो है वो पॉपुलर रही थी। लेकिन ये दोनों को जो क्वेश्चन है व्हाट और वेयर, ये ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन नहीं बनाते हैं। लेकिन एक तीसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, जो कि क्या है, वाई, जो कि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और यही बात करता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉजल रिलेशनशिप। मतलब वही हमने कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की जो बात की थी, कि अगर आपने बोला कि यहाँ पर जो है कहीं पर आपको ये मिलता है, असम में टी है, उधर जो है आपको क्या मिलता है, आपको जैसे हम कह सकते हैं वीट मिलता है। तो यहाँ पर ये ऐसा क्यों है, तो इसी का ही रिलेशनशिप है। जैसे असम में जो है आपको टी कल्टीवेशन के लिए आपको स्लोपी लैंड चाहिए, लेकिन वीट के लिए प्लेन लैंड चाहिए। तो क्योंकि टी के लिए जो है रूट्स में पानी रुकना नहीं चाहिए, लेकिन असम जो है वहाँ पर प्लेन लैंड चाहिए हमारे को वीट के लिए पंजाब में। तो वो दोनों ही जो है अलग अलग सिचुएशंस हैं, और ये कारण क्या है उनका, जो उनकी स्लोपी लैंड है और उसका कहीं ना कहीं क्लाइमेट भी है, तो ये कारण हो जाता है। तो इसी तरह से कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कहीं ना कहीं कारण की बात करता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको और आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।